हेलो दोस्तों, दिस इज केडी सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद केडी सर। बहुत दिनों की प्रयास के बाद फाइनली आज हम मैथ्स शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बातें आपसे 2 मिनट लूंगा। ज्यादातर बच्चों के ये डाउट होते हैं कि मैथ्स सर किस तरह से हम प्रैक्टिस करें। तो यहां पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। पहले तो वो स्टूडेंट्स जो ये बोलते हैं कि मेरे को मैथ समझ में ही नहीं आता, मैं क्या करूं। तो उनके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करना है तो मैथ्स तो आपको करनी पड़ेगी। और मैथ्स करनी ही नहीं, आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने पड़ेंगे, 100 में से 100 लाने पड़ेंगे, तभी आप कंपटीशन में बने रहेंगे और तभी आप नौकरी ले पाएंगे। तो 100 में से 100 लाने के लिए प्रैक्टिस तो आपको बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन आपका तो मन नहीं लगता। मन नहीं लगता उसका एक कारण है, आपने बेसिक्स को अच्छे से पढ़ा नहीं। आप जब भी मैथ्स पढ़ने बैठते हैं तो आप शॉर्ट में सब सल्टा देना चाहते हैं। आपको चाहिए हर चीज शॉर्ट में खत्म हो जाए। शॉर्ट में खत्म तो हो जाएगी, जैसे कि एक स्प्रिंटर होता है, वो 100 मीटर की रेस लगाता है। तो हर स्प्रिंटर चाहता है कि मेरा कम से कम समय आए, कम से कम समय में मैं 100 मीटर कंप्लीट कर दूं। बट उस 100 मीटर को कंप्लीट करने के लिए वो बेसिक्स पे कितनी मेहनत करता है, ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। तो इसी तरह आपको बेसिक्स पे जो है अच्छे से काम करना पड़ेगा। अगर आप बेसिक्स पे अच्छे से काम करेंगे तभी जाकर के आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आएंगी और शॉर्ट ट्रिक को हर कंडीशन में आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन हमारे साथ क्या है कि हम किसी भी शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं, 2-4 क्वेश्चनों पे अप्लाई करते हैं और खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई पेपर देने जाते हैं तो वहां वो शॉर्ट ट्रिक काम ही नहीं करती। अगर काम करती भी है तब भी हमें प्रेशर में पता ही नहीं चलता कि यहां ये शॉर्ट ट्रिक लगेगी, क्योंकि आपने उतनी मेहनत नहीं की जितनी मेहनत की आवश्यकता थी। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेसिक्स को अच्छे से पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें। पहले दिन से ही, वेरी फर्स्ट डे से चीजों को अच्छे से तैयार करें। ऐसा तैयार करें कि मुझे ये वापस से तैयार करना ही नहीं पड़े। इस तरह से अगर आप टॉपिक्स वाइज टॉपिक अपने आप को उसमें घुलने मिलने लगेंगे, यानी कि जीने लगेंगे उस टॉपिक को, तो आपका गणित अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। दूसरे वो बच्चे जो बोलते हैं हमें समझ में सब आता है सर, शॉर्ट ट्रिक भी आ जाती है, लेकिन सर स्पीड नहीं आती। जब घर पे बैठ के करते हैं तब तो प्रश्न हल हो जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तब वहां प्रश्न हल नहीं होते, अथवा तो अगर हल होते हैं तो उतनी स्पीड से हल नहीं होते। इनके लिए भी पहली सलाह तो ये कि आपका बेसिक अभी भी वीक है, उस पर काम कीजिए, क्योंकि बेसिक क्लियर करेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होगा, जनरेट होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और दूसरी बात, आपको स्पीड बढ़ानी है तो उसके लिए प्रश्न करने हैं। प्रश्न जितने भी प्रश्न करने हैं उन्हें बार बार करना है। अब जितने से मतलब मेरा ये तो नहीं कि आप 100 या 50 ही करें। अगर एक मान लो कोई भी प्रतिशत, जैसे मान लो टॉपिक है तो प्रतिशत के अगर आप 300 से 400 प्रश्न अलग अलग प्रकार के कर रहे हैं तो उन्हें बार बार कीजिए। बार बार करने से होता क्या है, आपको प्रश्न की भाषा समझ आने लगती है, आपको यह पता चलने लगता है कि एग्जाम के अंदर किस प्रकार के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। और जब आप एग्जाम में बैठ के प्रश्न को हल करने बैठते हैं तो आप प्रश्न पढ़ते ही आपको तुरंत समझ आ जाता है प्रश्न। अगर आपको प्रश्न तुरंत समझ आ गया तो आपने जो प्रैक्टिस की थी, आपने जो शॉर्ट ट्रिक सीखे थे, आपने जो बेसिक सीखे थे, उनको अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। तीसरे वो बच्चे जो बोलते हैं मैथ्स हमारी बहुत अच्छी है, तो उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैथ्स तो आपकी अच्छी है, इस कॉन्फिडेंस के अंदर आप इसकी प्रैक्टिस मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो आपकी स्पीड 100% कम हो जाएगी। और स्पीड अगर कम हो गई
तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप अपने कंपटीटर को बीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे बनाए रखनी है, जितने भी समय के लिए करें, लेकिन डेली करें प्रैक्टिस। और एक और सभी बच्चों के लिए मेरे एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी मैथ्स को पढ़ने बैठें, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने पास टाइमर लगाइए। टाइमर लगा करके अगर आप गणित को हल करेंगे, मैथ्स को सॉल्व करेंगे, तो आपके दिमाग पे एक प्रेशर बनेगा। उस प्रेशर से आप जब डेली लड़ेंगे तो धीरे 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 आप प्रेशर को झेलना समझ जाएंगे। आप कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो एग्जामिनेशन हॉल का माहौल होता है ना, उसे बनाने का प्रयास कीजिए, डेली उसी बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए और आप 100% अपने आप को दिन भर दिन बेहतर पाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बातें अच्छे से समझ आई होंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। आपका मैंने 2-4 मिनट खराब तो किए, लेकिन अगर आप इन बातों पे गौर करेंगे तो 100% आपको बेनिफिट होगा और आपको गणित कभी बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक, तो मैं 2 बातों पे हमेशा फोकस करता हूं। एक, आप अपना बेसिक जो है उसे अच्छे से मेंटेन करें, बेसिक्स पे हमेशा काम करते रहें। और रही बात शॉर्ट ट्रिक्स की, शॉर्ट ट्रिक्स पे भी काम करना है, लेकिन बेसिक पे अगर काम करेंगे तो धीरे धीरे शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं वो अपने आप याद रहने लगेंगी, समझ आने लगेंगी कि ये शॉर्ट ट्रिक बनी कैसे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा प्रतिशत। बेटा, प्रतिशत टॉपिक को चूज करने के पीछे के मेरे रीजन हैं। सबसे पहले, अगर आप राजस्थान का कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं या आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं जिनके अंदर गणित आता है, तो आपको प्रतिशत टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रतिशत पर एक बेस टॉपिक आपको मिलता है लाभ, हानि और बट्टा। ये तीनों अपने आप से कनेक्टेड है, लेकिन ये प्रतिशत पे बेस्ड है, यानी कि प्रतिशत पर ही आधारित है लाभ, हानि और बट्टा। दूसरा जो टॉपिक है मेन, वो है साधारण ब्याज। तीसरी चीज जो है वो है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे इंग्लिश में हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये 3 टॉपिक तो सीधे सीधे प्रतिशत पे जुड़े हुए हैं, और ये जो टॉपिक है ये लगभग हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दूसरी बात, ये प्रतिशत का और भी बहुत से चैप्टर हैं जिनके अंदर इसका रोल है, जैसे कि मिश्रण पढ़ोगे वहां पर भी इनका रोल आएगा, है ना। अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़ोगे, समय और कार्य, उसके अंदर भी प्रतिशत का एक अच्छा खासा रोल है। तो इसीलिए मैंने प्रतिशत को चूज किया। प्रतिशत, जैसा कि आपको नाम के अंदर ही समझ आ रहा है कि प्रतिशत, प्रत्येक 100। प्रतिशत का मतलब क्या? प्रत्येक 100 की बात है। प्रत्येक 100 जो है, इसका मतलब क्या है समझना। जब हम छोटे होते, 6ठी 7वीं एग्जाम 8वीं में स्कूल में टेस्ट देते थे, तो मान लो किसी बच्चे के 10 में से 6 नंबर आए। अच्छा, ध्यान से समझना, 10 में से 6, तो मास्टर जी कैसे लिखते थे? ऐसे ही लिखते थे ना, नीचे 10 और ऊपर क्या? 6। 10 में से 6। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि ये सर 10 में से 6 नंबर है, 10 में से 6 नंबर है, प्रतिशत का मतलब है कि प्रत्येक 100 में से कितने। अगर आपको कोई पूछे कि कितने प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? तो ध्यान देना, कितना प्रतिशत का मतलब हुआ 100 में से कितने। 100 में से कितने, हमें जवाब क्या देना है। अगर आपको कोई बोले कि बेटा तेरे 10 में से 6 नंबर अगर आए हैं, तो तू मेरे को यह बता कि तेरे प्रतिशत कितने हैं। तो प्रतिशत का मतलब है कि वो पूछ रहा है कि 100 में से कितने हैं। तो 10 में से अगर 6 हैं तो 100 में से कितने होंगे? तो इधर हमें 100 करना है, तो मैं 10 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 100, और इधर भी 10 से गुणा कर दे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60। तो मैं बोल सकता हूं कि 100 में से कितने आएंगे? 60। अगर 10 में से 6 थे तो 100 में से कितने? 60।
इसका मतलब कितने प्रतिशत हो गए? 60% नंबर हो गए। अब गौर करने लायक बात है, जब मैंने 10 में से 6 लिखा तो मैंने क्या किया, जिससे 6 की तुलना कर रहा था ना उसे लिखा नीचे और ऊपर लिखा 6 को, तो ये एक भिन्न बन गया। आ रही है बात समझ? अच्छा, ये भिन्न बन गया तो इसे प्रतिशत में कैसे बदला? ये तो मैंने एक बिल्कुल देसी तरीका बताया आपको, ठीक। लेकिन अगर आप इसको छोटी होती क्लासों में से सीखते थे वैसे करें तो 6/10 को यदि प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम किससे गुणा करते थे? 100 से। तो 100 से गुणा करेंगे, एक 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया? 60%। आ रही है मेरी बात समझ? तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी भिन्न में अगर संख्या लिखी गई है उसे अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसे 100 से गुणा कर दिया जाए और अंत में एक सुंदर सा प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया जाए। तो आप बोल सकते हैं कि यहां पर अगर कोई भी भिन्न में लिखा हुआ है और उसे आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। कोई भी भिन्न है उसे अगर आप 100 से गुणा करेंगे तो वो किस में बदल जाएगी? प्रतिशत में। तो अगर 100 से गुणा कर दिया तो आप लास्ट में प्रतिशत का चिन्ह लगा दें। जैसे कि मान लो एक बच्चे के 50 नंबर के पेपर में से 30 नंबर आए, समझ रहे हो? 30 मत करो, चलो इसको 15 कर लो, ज्यादा ही नहीं ठल्ला था, ठीक है। तो 50 में से कितने आए? 15। अब प्रतिशत में बदलना है तो ध्यान देना, जिससे मैंने तुलना की 15 की, वो जिससे तुलना की उसको नीचे रखा और जिसकी तुलना की उसको ऊपर रखा। जिससे तुलना करते हैं उसे नीचे रखते हैं, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे रखते हैं और जिसकी तुलना करते हैं उसे ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पे 15/50, इसे प्रतिशत में बदलने के लिए हम करेंगे गुणा 100 से और अंत में प्रतिशत का निशान लगा देंगे। देखना जरा बेटा, एक 0 से 0 कट गया, 5 से काटा तो ये हो गया 2, 5 15 दूना कितना हो गया? 30। तो ये कितने प्रतिशत हो गया? 30। अच्छा, ये मैं बताने की यही कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करें और अंत में उसके प्रतिशत लगा दें। जैसे मान लो, एक एग्जांपल से और समझो। देखो, कोई मान लो कप है और उस कप के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। उस कप के अंदर पानी भरा हुआ है, समझना। अगर उसके अंदर पानी भरा हुआ है और आपने क्या किया, यहां पर आपने को यह बताना है कि इसमें कितने प्रतिशत पानी है। तो देखना जरा, आपने क्या किया, उसमें से 5 निशान लगा दिए, 1 2 3 4 और 5 निशान लगा दिए। मतलब 5 आपने 5 यूनिट में बांट दिया इस पूरे गिलास को। लेकिन यहां 4 यूनिट तक क्या था? पानी था। तो आप बोल सकते हैं पूरे गिलास में 5 में से 4 हिस्से पानी थे, ठीक है। तो 5 में से 4 हिस्से पानी थे, इसे मैं प्रतिशत में बदलूं तो किससे गुणा करूंगा? 100 से। प्रतिशत का निशान लगा दूंगा पीछे। अब आप काटेंगे, 5 से काटेंगे, ये आएगा 20 और 20 चौका कितना होता है बेटा? 80%। तो आप बोल सकते हैं कि इस गिलास में कितने प्रतिशत पानी है? 80% पानी है। और कितना प्रतिशत खाली है? तो आप बोल सकते हैं 20% खाली है। समझ रहे हैं बातों को? ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब भिन्न से इसे प्रतिशत में बदला जा सकता है। अगर मैं बात करूं कि सर भिन्न में से प्रतिशत में बदला जा सकता है, तो प्रतिशत से भिन्न में भी तो बदला जा सकता होगा। बिल्कुल। जैसे कि मान लो, अगर आपको 30% को भिन्न में बदलना है तो आप क्या करेंगे? इस प्रतिशत के निशान को हटाएंगे और नीचे लगा देंगे 100। ये प्रतिशत हटते ही नीचे क्या आ जाता है? 100। तो 100 आया, 0 से 0 कटा तो ये हो गया 3/10। तो ये क्या हो गया? भिन्न हो गया कि नहीं हो गया? यहां ये प्रतिशत से किस में बदल गया? भिन्न में बदल गया। इसी प्रकार से मान लो आपको दे रखा 25%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25/100। अच्छा, आपको दिख रहा है यहां से कि 25 से 100 को काटेंगे तो नीचे आएगा 4। आप बोलेंगे 1/4 और ये 1/4 जो है ये क्या है? 25% है। तो आपने प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया।
इसका मतलब जब भी आप प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे तो आपको क्या करना है, भाग कर देना है 100 से। किससे भाग कर देना है? 100 से। तो यहां पे हम बोल सकते हैं क्या कि सर किसी भी प्रतिशत को अगर आप भिन्न में बदलने जा रहे हैं तो आप भाग कर दें 100, या यूं कहें कि प्रतिशत का निशान हटाना हो तो हमें 100 से भाग करना पड़ता है, और यदि प्रतिशत का निशान लगाना हो तो हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। किसी भी संख्या को, भिन्न को हम प्रतिशत में बदल सकते हैं और प्रतिशत को हम भिन्न में बदल सकते हैं। भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए हमें प्रतिशत का निशान लगाना है, इसलिए हम 100 से गुणा करेंगे, और किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमें प्रतिशत का निशान हटाना है तो हमें 100 से भाग कर देना पड़ेगा। ये बेसिक सी बातें जो आप सब जानते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें, एक सारणी, एक टेबल, भिन्न और प्रतिशत के बीच का जो संबंध है वो हमें याद होना चाहिए। आज आप एक काम करेंगे, जो मैं यहां पर बनाऊंगा टेबल या जो चीजें बनाऊंगा, इसे आप एक अपने चार्ट पे लगा करके अपने जहां पे पढ़ते हैं वहां सामने चिपका लेना, क्योंकि ये चीजें तो प्रतिशत करने के लिए आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक, तो देखना जरा, भिन्न और प्रतिशत के बीच का संबंध देखने जा रहे हैं। हर एग्जाम के अंदर हमें ये सारणी तो याद होनी ही चाहिए। ठीक, तो देखना जरा बेटा, अगर मैं बात करूं कि एक अपने आप में कितना, एक भिन्न ही है, अगर 1/1 लिख सकता हूं तो एक जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। आ रही है बात समझ? आप इसे 1/1 भी बोल सकते हैं। ठीक, अच्छा, अगर यहां पर भिन्न में 1/2 लिखा जाए तो आप इसे प्रतिशत में बदलेंगे तो देखना 1/2 को 100 से गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा और ये होता है 50%। अच्छा, 1/3 जो होता है, ये यहां पर ध्यान देना, 1/3 जो होता है ये होता है 33.1/3%। आजकल तो कई एग्जाम्स में इसे इस रूप में भी पूछा जाने लगा है, 33.33%। इसका मतलब लगभग यही है, 33/1/3%, मतलब 1/3। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं 1/4 की, तो 1/4 को भी आप क्या बोलेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 1/4 गुणा 100 हो जाएगा 25%। इसी प्रकार से 1/5 की मैं बात करूं तो 1/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो ये 20% हो जाएगा। आ रही है मेरी बातें समझ? यानी कि जहां आपको 20% दिया गया है, आप मान सकते हो कि भिन्न में 1/5 है, ये सीधा ही याद होना चाहिए। ठीक है, 25% का मतलब 1/4, 1/4, जैसे हम देशी भाषा में क्या बोलते हैं, 1/4। यहां पर 1/6 की बात करूं तो 1/6 है, ये कितना होता है, तो ये होता है 16.2/3%। आ रही है बात समझ? इसी प्रकार से 1/7 की बात करूं तो ये होता है 14.2/7%, या कहीं कहीं एग्जाम्स में 14.28 भी लिखा हुआ दिखा है। हालांकि आप इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में होता क्या है कि इस तरह के जब प्रतिशत सामने लिखे हुए आते हैं ना तो भाई पसीना आने लगता है। ठीक, तो 1/7 जो है ये 14 से 2/7%। अब 1/8, यहां से कुछ कहानी समझने की कोशिश करना। 1/8, अच्छा, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 8 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो सीधा हो जाएगा 12.5%। लेकिन इसको समझना, याद रखने का एक तरीका है, ये 1/4 का भी आधा है कि नहीं। क्या मैं 1/8 को ऐसा लिख सकता हूं बेटा कि ये सर 1/2 है, किसका, 1/4 का, ऐसा लिख सकता हूं? तो आप देख रहे हैं कि 1/4 का आधा, 1/4 कितना था, 25%। 25 का आधा कितना होगा, आप बोलेंगे सर 12.5। 25 का आधा कितना होगा, 12.5। इसी प्रकार से आप 1/9 को याद रखेंगे। 1/9 तो 100% आपको याद होना चाहिए। 1/9 का मतलब होता है 11.1/9%। कहीं कहीं 11.11 भी लिखा मिल सकता है, परंतु आप 11 से 1/9 पे ध्यान देंगे। आ रही है बात समझ? तो ये आप 1/9 तक आपने लिखा। यहां पर 1/10 की बात करें तो 1/10 कितना होता है बेटा, 1/10 का मतलब होता है
1/10 का मतलब होता है कितना, 10%। 1/11 की बात करूं तो 1/11 होता है 9 सही 1/11। क्लियर। अब देखना ऑप्शन के अंदर जहां पे आपको 9 से 1/11 लिखा मिलेगा ना, वहां 11 से 1/9 लिखा भी मिलेगा, क्योंकि उसको पता है कि कंफ्यूज होना है, 9 इधर आएगा कि 11 इधर आएगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब भी ऐसे सवाल को करें तो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखें। 1/12। अच्छा देखना बेटा, 1/12 इसको वैसे आप सीधा 100 में 12 का भाग दे सकते हो, वहां से आप प्रतिशत सीधा लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि यहां से 1/12 गुणा 100 करना पड़ेगा। लेकिन इसको एक बात और समझें, आपको नहीं लग रहा सर कि ये 1/12 जो है ना, ये 1/4 का 1/3 है। 1/4 का 1/3 यानी कि 25 का 1/3, 25 का 1/3 का मतलब 8 सही 1/3%। 25 को 3 से भाग देना है तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा, क्योंकि 1/4 का मतलब 25%, 25% को 1/3 क्या हो जाएगा, 8 से 1/3। तो जब भी आप 8 से 1/3% देखे तो आपको 1/12 याद आना चाहिए, 1/12 देखो तो आपको 8 से 1/3% याद आना चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं हम 1/13 की, तो 1/13 जो होता है ये होता है 7 सही 9/13%। बात करें अगर हम 1/14 की, तो ध्यान देना मेरी बात पे, 1/14 कितना होता है, 14 होता है 7 सही 2/14%। आ रही है बात समझ, ठीक। इसी प्रकार से 1/15 की मैं बात करूं तो आपको दिख रहा होगा कि सर 1/5 का 1/3 बोल सकते हैं आप। 1/5 मतलब 20, 20 का 1/3। देखना बेटा, यहां से ये चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको टेबल तो हर जगह मिल जाएगी। आप बोल सकते हैं ना यहां पर, सॉरी इसको मैं बाहर लिख लेता हूं, आप बोल सकते हैं ना यहाँ पे 5 या 15 होता है, 1/5 का 1/3, 1/5 कितना था 20, 20 का 1/3 मतलब 20 को 3 से भाग देंगे, 6 18, 6 से 2/3%। तो ये होता है 1/15। अच्छा 1/16 की मैं बात करूं तो 1/16 जो होता है, समझना यहां पर 1/16 मतलब 1/8 का भी आधा। अरे 8 गुणा 2 बोल सकता हूं ना, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, आधा किसका, 1/8 का। ठीक, 1/8 मतलब कितना हुआ, 12.5, 12.5 का आधा, समझना 12.5 का आधा, समझना 12 का आधा होता है 6 और आधे का भी आधा होता है 1/4, तो आप बोलेंगे 6 सही 1/4%। देखना बेटा 1/8 होता है 12.5 और 1/8 का आधा मतलब 12.5 का आधा। ठीक है, तो 12.5 का आधा वैसे भी 6.25 होता है, लेकिन 12 का आधा करेंगे तो 6, आधे का आधा करेंगे तो 1/4, तो आप बोल सकते हैं 6 से ही 1/4%। कम से कम आपको यहां तक के प्रतिशत तो याद होने चाहिए, प्रतिशत और भिन्न के बीच का संबंध पता होना चाहिए। कुछ और बातें जो आपको पता होना चाहिए उनको डिस्कस करते हैं। वैसे आपको मोटा मोटी आपको 1/20 के बारे में पता होना चाहिए। 1/20 जो होता है ये होता है 5%, है ना। अब आपको 1/40 के बारे में पता होना चाहिए, तो आपको दिख रहा है 1/20 का आधा कर दिया, यहाँ पे 2 गुणा 20 लिख सकता हूं, तो आप बोलेंगे 1/20 का आधा यानी कि 5 का आधा। 5 का आधा मतलब कितना, 2.5%। आ रही है बात समझ। इसी प्रकार से 1/50 का मतलब समझ रहे हैं आप, 1/50 का मतलब पता होना चाहिए आपको, पता है 1/50, ठीक है, ये मतलब क्या हो गया, 100 से गुणा करोगे तो ये आएगा 2%। 2% का मतलब 1/50। ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस इतनी टेबल्स को तो आप बना लें। अब आपको कुछ इन्हीं टेबल्स में से कुछ और चीजें भी याद रखनी है, समझनी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं उनको। मैं इसे मिटा दूं बेटा, ओके। मैं एक बार के लिए सिर्फ इधर का हिस्सा मिटा रहा हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए। इसे मिटा दूं, यहां पे बोल देंगे आप 8 सही 1/3%, और यहां पर बोल देंगे 6 सही 2/3%। ये जगह खाली होगी, है ना। तो ध्यान देना, आपको मान लो 2/3 निकालना है। 1/3 तो पता है ना, 2/3 कैसे निकालेंगे देखना बेटा। अच्छा 2/3 को अगर हमें प्रतिशत में बताना हो, ठीक है, तो ये कितने प्रतिशत होता है तो समझना, 2/3 का मतलब हुआ
आप बोल सकते हैं इसको कि सर ये 2 गुणा 1/3 है। और 1/3 होता है ना, ये होता है 33 से 1/3% होता है कि नहीं होता? तो आप बोलेंगे 2, ये है 33 से 1/3%। ठीक, अच्छा 2 को 33 से गुणा करेंगे, इस 33 से 1/3 का मतलब क्या हुआ? इस 33 से 1/3 का मतलब हुआ 33 प्लस 1/3, ये पूरे का पूरा प्रतिशत है ना। अच्छा 2 से अंदर जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 66, और ये हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, क्योंकि ये ऐसा बनेगा 66 प्लस 2/3, यानी कि आप बोल सकते हैं 66 से 2/3%। कहने की सिंपल सी बात, अगर आपको 2 को गुणा करना था 1/3 से, 1/3 है 33 से 1/3, आप इससे भी 2 का गुणा करेंगे और ऊपर से 1 से भी करेंगे। 2 गुणा 3 33 हो गया 66, और ये हो गया 2/3%। आप बोलेंगे 66 से 2/3%, तो सीधा याद रख सकते हैं। अच्छा एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझें, ध्यान दो। मान लो आपको 1/4 तो पता ही है सबको, ठीक है, 1/4 के बारे में सबको पता है कि 1/4 कितना होता है? 25% होता है। ठीक, अगर आपको कोई बोले कि भाई सर 3/4 कितना होता है? 3/4 का मतलब हो गया 3 गुणा किसका? 1/4 का। अच्छा 1/4 कितना होता है? 25%, तो 25 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा ना। आ रही है बात समझ? इसी प्रकार से कुछ और बातें समझे। मान लो 1/5 के बारे में आपको सबको पता है, 1/5 होता है 20%, लेकिन 2/5 की कहानी क्या है? 2/5 को आप ऐसे समझ सकते हैं 2 गुणा 1/5। 1/5 का मतलब होता है 20%, 20 गुणा 2 का मतलब कितना हुआ? 40%। इसी प्रकार से 3/5 की बात करूं तो आपको पता है कि 3/5 मतलब क्या हुआ? 3 गुणा 1/5। अच्छा 1/5 कितना होता है? 20, 20 का 3 गुणा कितना हुआ? 60। 20 1/5 का मतलब हुआ 20%, और 20% गुणा 3 यानी कि 60%। समझ आ रही है आपको बातें? ठीक, इसी प्रकार से यदि मैं 4/5 की बात करूं तो यहां 4 गुणा 20 हो जाएगा यानी कि 80। 6/5 की बात करूं तो 20 गुणा 6 हो जाएगा। ठीक है, 6/5 को समझे, देखना बेटा, इसको मिटाऊं। सपोज आपको बोला जाए 6/5, तो जब 6/5 की बात करें तो 6/5 का मतलब क्या हुआ कि सर 6 गुणा 1/5। 1/5 का मतलब 20, 20 गुणा कितना हुआ? 6, 120%। तो जब भी 120% दिखे आप 6/5 लिख सकते हैं, जब भी आपको 6/5 दिखे आप 120% लिख सकते हैं। तो इनके बीच का संबंध आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक, एक एग्जांपल और समझते हैं। सपोज आपको 1/7 के बारे में पता है, ठीक, आपको पूछा जाए 2/7, 2/7 के बारे में कैसा होगा? 2/7 का मान निकालना है तो आप यहां पे सीधा सीधा देख सकते हैं कि सर 2/7 का मतलब हुआ 2 गुणा 1/7। अच्छा 1/7 कितना था? 14 से ही 2/7 था कि नहीं था? 14 से ही 2/7%। अब देखना, इस 2 का इस 14 से भी गुणा होगा और इस 2 से भी गुणा होगा। 14 से गुणा किया तो ये आया 28, और 2 से गुणा किया तो 2 दूनी कितना हुआ? 4। तो आप बोल सकते हैं 28 से ही 4/7%। इसी प्रकार और समझे, सपोज आपको 3/7 के बारे में बताना है तो 3/7 का मतलब क्या हुआ? 3 गुणा 1/7। अच्छा 1/7 होता है 14 से ही 2/7। अच्छा तो 3 का गुणा 14 से भी, 3 का गुणा 2 से भी, 14 से 3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 42। कितना आएगा? 42, और 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 42 से ही 6/7%। आ रही है मेरी बातें समझ? ठीक, इसी प्रकार मान लो आपको बोला जाता 4/7% कितना है, तो 4/7 को प्रतिशत में बदलना है। 1/7 यदि याद है 14 से 2/7, तो इसका मतलब 4 का 14 से गुणा होगा, 4 का 2 से गुणा होगा, 4 का 14 से गुणा करेंगे। देखना बेटा, 4 का जब आप 14 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 चौका 56। ठीक है, 14 चौका 56, और 4 से 2 को किया तो ये हो गया 8/7। अच्छा आप एक बात बताओ, ये जो ऊपर वाली संख्या होती है ना बेटा, ये कौन सी संख्या होती है? ये हमेशा शेषफल होता है। भाग देते वक्त जो शेषफल बचता है वो आता है। अच्छा शेषफल जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे बड़ा कभी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब ये 8 यदि 7 से बड़ा है तो इसे भाग दे लेंगे। कितनी बार भाग जा रहा है? एक बार,
यानी कि 8/7 को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, 1 सही 1/7। अच्छा 8/7 होता तो आप उसे कैसे लिखते, 1 सही 1/7 लिखते कि नहीं लिखते। ठीक, तो आप यहां पर ये 56 से ये ऐसे ही आएगा ना, 56 + 8/7, जिसका मतलब हो गया 56 + 1 सही 1/7। अच्छा 1 इधर जुड़ गया तो आप बोलेंगे 57 सही 1/7%। आ रही है बातें। यानी कि ये समझना कि अगर ये नीचे वाले से संख्या बड़ी हो गई गुणा करने के बाद, ठीक, तो आप उसे भाग दे लेंगे, जितनी बार भाग जाएगा उतनी बार भाग दे लेंगे। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपको यहां पर समझना है कि 1/7 तो आप समझ गए, यहां पे मान लो आपको करना 5/7 है ना। 5/7 का मतलब हुआ कि सर 5 गुणा 1/7, 1/7 तो हमें पता है 14 से 2/7, तो 5 का 14 से गुणा, 14 पंजा कितना होता है 70, 5 का 2 से गुणा तो ये कितना आ गया 10/7। अब ये 7 से बड़ा चला गया, भाग देंगे, एक बार जा रहा। अच्छा एक बार जा रहा है तो हम बोलेंगे 70 में 1 जुड़ गया 71, बच गया कितना 3, तो ये हो गया 71 से 3/7%। समझ रहे हैं बात। जैसे मान लो एक और एग्जांपल के साथ समझे, 6/7 है तो इसको प्रतिशत में बदलना है। 1/7 कितना होता है 14 से 2/7, तो 14 को 6 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 14 को 6 से गुणा करेंगे, 14 6 का होता है 84, 84, ठीक है 84, तो ये हो जाएगा 84, फिर उसके बाद में 6 दूनी 12, 12/7 हो जाएगा। मैंने अभी अभी बताया ये कितना ज्यादा है, 7 एकम 7, एक बार भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 85। अच्छा बच गया कितना, एक बार भाग जाने के बाद 5 बचा, 7 12 में 7 का भाग दिया, 5 शेषफल बचेगा, तो 85 से 5/7%। तो आप इस प्रकार से भिन्न को किसी भी प्रतिशत में बदल सकते हैं। ये है आपकी बेसिक चीजें, ये आपको कम से कम पता होना चाहिए और अच्छे से पकड़ होनी चाहिए बातों को। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स के अंदर इन बेसिक बातों पर से प्रश्न आ जाते हैं और बहुत ज्यादा हेल्प करती है ये चीजें। ठीक, तो आइए आगे कुछ और चीजें सीखते हैं। यहां मैं 2 बेसिक सी चीजें और सिखाना चाहूंगा, शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं उसे इसलिए बताना ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि आपको वो चीजें जो है प्रश्न करते वक्त बहुत जगह पे हेल्प करेंगी। जैसे कि मान लो आपको किसी भी संख्या का 10% निकालना है। किसी भी संख्या का 10% किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान देना मेरी बात। कोई भी संख्या का जब आपको 10% निकालने के लिए बोला जाए, पहली बात तो यह समझना भी कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर आपकी जेब में 500 रुपए हैं तो अपने आप में 100% है, किसी की जेब में 5000 है तो वो अपने आप में 100% है, मेरी जेब में 10 रुपए है तो अपने आप में 100% है। ठीक, तो यहां पर ध्यान देना मेरी बात का कि जो भी संख्या है, मान लो आपको बोला जाए कि 5000 का 10%, सिंपल सा सवाल, आपको 5000 का 10% निकालना है। ठीक है, तो समझना यहां पे आप संख्या याद रखेंगे, हर संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%। तो ये 5000 अपने आप में 100% है, कितने प्रतिशत है 100। ठीक, आपको 10% चाहिए, आप इधर से एक जीरो उड़ाएंगे तभी 10 बनेगा, तो इधर से भी एक जीरो उड़ा दें। ठीक, किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए अंत में जो जीरो है उसे उड़ा दें। अब सवाल दिमाग में आया होगा, अरे सर अगर अंत में जीरो नहीं हो तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। मान लो आपको 875 का 10% निकालना था। ठीक है, तो आप 875 को लिखें, आपको पता है अंत में से जीरो, तो यहां पे जीरो है ही नहीं, तो यहां पर अंत के एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दे, यानी कि 87.5 होगा 10%। समझ आ रही है बात। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। दूसरा, अगर आपको मान लो 1% के बारे में मान निकालना हो, तो 1% का यदि आपको 1% निकालना है, जैसे मान लो आपको पूछा जाए कि 70,000 का 1%, 70,000 का 1%। अच्छा, आपको पता है हर संख्या, मैंने क्या बोला, अपने आप में 100% होती है, मतलब 70,000 अपने आप में क्या है, अपने आप में तो हर कोई शेयर होता है, तो अपने आप में 100 है। ठीक, अपने आप में 100 है, 1% करने के लिए इधर से 2 जीरो उड़ानी पड़ेंगी, तो इधर से भी 2 जीरो उड़ा। ठीक, अगर मान लो सर अंत में सर 2 जीरो नहीं हो तो कहां से उड़ाएंगे, तो वही यहां पे अंत में एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया,
यहां पर 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। मान लो आपको बोला जाए 875 का 1%, तो आपको पता होना चाहिए कि सर 875 का 1% होगा, अंत से 2 छोड़ के पॉइंट लगाना है, 8.75। समझ आ रही है मेरी बातें? ठीक, तो आपको यह पता होना चाहिए कि 10% जो है वो निकालने के लिए अंत की एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है। अगर अंत में 0 है तो एक जीरो कम कर देनी है, और यदि 1% निकालना है तो अंत की 2 जीरो उड़ा देनी है। अगर अंत में 0 नहीं है तो अंत के 2 संख्याएं छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे। इस प्रकार से आप 10% और 1% का मान निकाल सकते हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे सवाल आएंगे तो मैं आपको प्रतिशत निकालने के तरीके और गुणा वगैरह करने के कुछ आसान तरीके बताता चलूंगा, आप उसको वहीं पर समझते चलना। आइए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चनों के साथ। मान लो आपको यूं बोला जाए कि 55,000 का, आज का हमारा पहला सवाल कि आपको 55,000 का 15% निकालना है। समझना मेरी बात, आपको पहला सवाल आज का क्या है कि आपको निकालना है 55,000 का 15%। ध्यान देना मेरी बात पे, 55,000 का 15%। अच्छा, 55,000 का 15% अगर निकालना है तो ध्यान देना, पहला तरीका जो कि हम बिल्कुल बेसिक से करते हैं, सर प्रतिशत निकालना है तो 55,000 का मतलब गुणा, 15% है तो 15/100 कर दो, 2 जीरो कट जाएंगी, फिर जो भी आएगा वो गुणा कर देंगे। 15×5 75, 7 15×5 75, 7 82, 8,250। ये आपका तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 जो कि आपको अप्लाई करना है, 15% है, अंत में 0 भी दिख रहे हैं। अच्छा, मैं एक काम कर सकता हूं बेटा, क्या मैं 10% तो निकाल सकता हूं? ठीक, तो ध्यान देना, मैं 55,000 का 10% बोलूं तो आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि सर ये तो 5500 होगा, एक जीरो उड़ानी है। ठीक, आपको 10% पता चल गया, आप 5% भी निकाल लें। 5% क्या होगा? इसका आधा होगा। 10% 5500 है तो 5% कितना होगा? 10 का आधा कितना होता है? 5, यानी कि 5500 का भी आधा कर ले। ठीक, तो आप 5500 का आधा करने का तरीका समझे पहले। ठीक है, कहीं तो 2 से भाग देने चले। ठीक है, अगर 2 से भाग दोगे तो ऐसा नहीं है कि गलत आएगा उत्तर, लेकिन समय लग जाएगा। ये जो यहां पर मैं करने के लिए बोल रहा हूं, ये आपको एग्जाम के अंदर अपने दिमाग में करना होता है। देखना, 5,500 है, 5500 का मतलब कितना है? 5,500। तो इसको 2 हिस्सों में अपने दिमाग में तोड़ लें कि सर ये 5,000 प्लस 500 है। 5,000 का आधा होता है 2500। कितना होता है? 2500। 500 का आधा होता है कितना? 250। तो 2500 में 250 जोड़ा तो दिमाग में आएगा उत्तर 2750। अच्छा, 5500 में 2750 जोड़ देंगे। ठीक, तो 0 5 12 1 7 और 1 8, कितना आया? 8,250। ये लग जरूर आपको लेंदी रहा है, लेकिन लेंदी है नहीं, क्योंकि ये सारा मामला आपको कहां करना होता है? इधर दिमाग में। ठीक, क्लियर? तो आपको किसी का जैसे 10 15 20 25 निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर स्पेशली अंत में 0 दिख जाए ना तो आपको ये तरीका लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको तरीके पे ग्रिप बनाने के लिए प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मान लो कि आपको एक और सवाल देखते हैं। यहां पर मान लो ऐसा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा प्रश्न नंबर था 1। ठीक, प्रश्न नंबर 2 को समझे तो मान लो आपको बोला गया है कि 2500 7500 का कितना प्रतिशत है। अब ध्यान देना मेरी बात पे, मैंने ये बेसिक चीज आपको पहले स्टार्ट करते वक्त ही बता दी। 2500 7500 का कितना प्रतिशत है? 2500 की तुलना किससे करनी है? 7500 से ना। किससे तुलना करनी है? 7500 से। तो देखना, जिससे तुलना करते हैं उसे रखते हैं नीचे, जिसकी तुलना करते हैं उसे रखते हैं ऊपर। क्लियर? जैसे ही आप काटेंगे, 2 0 से 2 0 कटा, 25 से काटा 3, आपको मिला 1/3। अगर आपको टेबल याद है तो 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। समझ आ रही है बात?
तो आपको जब भी किसी का तुलना करनी हो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जिससे तुलना कर रहे हैं उसे नीचे रखना है, जिसकी तुलना कर रहे हैं उसे ऊपर रखना है, और फिर जो भिन्न बनेगी उसे प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने का तरीका आपको पता है, 100 से गुणा करना। यदि भिन्न ऐसी बन रही है जो आपकी सारणी में से मैच कर रही है तो आपको उत्तर तुरंत चमक के दिखेगा कि भाई मैं हूं उत्तर। समझ आ रही है बातें? ठीक। तो ये थी कुछ बिल्कुल बेसिक सी बातें जिनको मैंने 2 प्रश्नों की सहायता से हल किया। आज सिर्फ हमने एक इंट्रोडक्शन टाइप देखा प्रतिशत का। अगले लेक्चर के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे। कवर करने के लिए हम इस पूरे चैप्टर को टाइप वाइज पढ़ेंगे। हम इस पूरे चैप्टर को टाइप्स में तोड़ लेंगे और हर एक टाइप को तरीके से पढ़ते चले जाएंगे, और आप अपने घर पे प्रैक्टिस करते रहना। जितने क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस, उनको प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करूंगा कि आपको क्वेश्चंस अवेलेबल करवा पाऊं। उम्मीद कर रहा हूं आपको आज का मेरा ये पहला लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।